ये क्या कर रही है बेटा? रसोई में चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ तू शहर से आई है आराम करने, रसोई में काम करने नहीं। सुमित्रा जी रीचा को रसोई में देखकर बोली, माँ ओ भाभी के सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा ठंडा तेल से सिर दबा दूं। रीचा आराम से कहकर तेल लेकर जाने लगी। तभी सुमित्रा जी बोली, रुक, पागल हो गई है क्या तू? क्या भाभी के सिर दबाएगी? रहने दे। सुमित्रा जी ने कहा, माँ ये तुम कह रही हो? रीचा आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तो ये ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में। सुमित्रा जी ऊंची आवाज में बोली, तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही हूँ भाभी के पास। कहती हुई रीचा माँ से नाराज होकर भाभी के कमरे में आ गई। रीचा आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर भी कुछ कहते कहते सुलेखा चुप हो गई। रीचा समझ गई माँ बहुत बदल गई हैं। और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इसे? जब से भाभी आई है देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती है। और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? रीचा सुलेखा के लाख मना करने के बावजूद उसके सिर दबाकर अपने कमरे में आ गई। रीचा न जाने क्यों अपने बचपन के गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसी हो गई। एक क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तो इसे दूध पिला रही है। दादी ने कहा था जब सुमित्रा जी रीचा को दूध पिला रही थी, बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूं, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी। सुमित्रा जी ने कहा, अरे तो कैसी औरत है, लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है। दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक सुमित्रा जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुमित्रा जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी। देखना बहू को ज्यादा लाड करूंगी। बेटा तो अपना होता ही है, उससे वैसे ही प्यार करेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से सुलेखा आई है सुमित्रा जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? कुछ सोचते हुए रीचा सुमित्रा जी के कमरे में आ गई। तुम माँ ही हो ना? रीचा ने सामने से पूछा। हाँ, तो ये ऐसे क्यों पूछ रही है? सुमित्रा जी ने कहा, देख रही हूँ सास बनते ही तुम माँ का चोला उतार कर सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? रीचा सुमित्रा जी से पूछी। तो मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, सुमित्रा कहकर अपने कमरे की सफाई करने में लग गई। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? रीचा आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर ही दम लेने के मूड में थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तो भी जिस घर जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज न महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितने भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाह कर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तो भी समझ जा, औरत चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती।
ऑफिस से आकर चाहे मन हो या न हो काम उसे ही करना। पति मजे से टीवी देख सकता है पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम कहा जाता है। ये सब ना सुन सुनकर मैं थक गई, इसलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। और तू मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। सुमित्रा जी कपड़े रखते हुए बोली। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है, और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना, तब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हुजूरी भी। तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल की हो माँ तुम। रीचा गुस्से में बोली। क्या कमाल? सुमित्रा जी रीचा को घूरते हुए बोली। माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपने ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत हो कर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी तो करती ही है ना, वो तो नहीं सोचती। सोहन के जितने पढ़ाई उन्होंने भी की, एक ही जगह एक ही दफ्तर की नौकरी की, फिर सोहन को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, रीचा ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुमित्रा जी की आवाज़ सुनाई दी। रीचा भाभी के कमरे में आ जा। रीचा मने मन से गई तो देखती है सुमित्रा जी सलोनी के लिए नाश्ता बनाकर ले गई हैं और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? सलोनी ने कहा। रहने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी, कहकर सुमित्रा जी रीचा को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। रीचा कह भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। सुलेखा डरते हुए बोली। बहू ये सब समाज के नजरिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू और बेटी सब बराबर है। सुमित्रा जी ने जैसे ही कहा रीचा और सुलेखा सुमित्रा जी के गले लग गई। दोस्तों, लड़का लड़के में आज भी भेदभाव किया जाता है, वो चाहे घर हो या बाहर। मेरा कहना है कि अगर हमें बराबर की दुनिया बनानी है तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए।